नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे प्रशासनिक भाषा और प्रशासनिक भाषा की मूलभूत अपेक्षाएं क्या है। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ सामाजिक व्यवहारों की भी वस्तु है। इसलिए भाषा विशेष के द्वारा उसके बोलने वाले समूहों की जातिगत विविधता, उनकी संश्लिष्ट संस्कृति आदि की अभिव्यक्ति होती है। भारत एक बहुभाषा भाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों को व्यवहार में लाया जाता है। भिन्न भिन्न भाषा समाजों की संस्कृति में तमाम भिन्नताएं होने के बावजूद हमें एकता के ही दर्शन होते हैं, और यह एकता है भावनात्मक एकता। हमारे अंदर इतने सारे भाषाभाषी लोग के होते हुए भी हम सब के अंदर एक भावनात्मक एकता होती है। देश में भावनात्मक एकता को स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न भाषाओं में से किसी एक भाषा को स्वीकार करना आवश्यक होता है। जिस तरह हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झंडे होते हैं, जिसे राष्ट्र ध्वज के नाम से अभिहित किया जाता है, उसी तरह हर देश की समग्रता की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप रखने वाली एक भाषा भी होती है, और उस भाषा को राजभाषा अथवा प्रशासन की भाषा की संज्ञा दी जाती है। प्रशासनिक भाषा को समझने से पहले प्रशासन का अर्थ और उसका कार्य क्षेत्र भी समझना आवश्यक है। राज्य के शासन या प्रचलन का सुचारू प्रबंध ही प्रशासन है। प्रशासन का प्रमुख संबंध कार्य पद्धतियों से है। प्रशासन के अंतर्गत नियम, कार्यविधियां, कार्य प्रणालियां, कार्य ज्ञापन आदि आते हैं, अर्थात कार्य का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, प्रबंध की एकता, व्यक्तिगत हित या उसका केंद्रीकरण, पदाधिकारियों में संपर्क व्यवस्था, न्याय, कर्मचारियों में स्थायित्व का होना, प्रेरणा तथा सहयोग आदि से संबंधित है प्रशासन। अतः प्रशासन से तात्पर्य अनुशासन, नियमन, जन कल्याण से संबंधित कार्य की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन है। संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिए जाने के बाद प्रश्न उठता है कि इस भाषा का प्रशासन के किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। न्यायालय, तहसील, नगर पालिका, विद्युत बोर्ड, कलेक्टर, कानून संबंधी कार्यालयों में भी इनके द्वारा पत्राचार हिंदी में होता है। प्रशासन न केवल बाहरी कंपनियों एवं उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों से, बल्कि अपने संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने में अहम भूमिका निभाता है। प्रशासन द्वारा संगठन के लिए आवश्यक लेखन सामग्री तथा विभिन्न मदों के क्रय के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई हिंदी में होती है, और
नाम, पट, रबड़ की मोहरें आदि हिंदी में बनवाए जाते हैं। अभी हम आगे प्रशासनिक अनुवाद की मूलभूत उपेक्षाएं क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज प्रशासन की भाषा जनता की भाषा या जनता की भाषा प्रशासन की भाषा हो रही है। पीछे मुड़कर देखें तो भारत का प्रशासन तो भारतेतर भाषाओं के माध्यम से भी चलता रहा है, पर आज की स्थिति भिन्न है। भारतीय भाषाएं धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान लेती जा रही है। राजभाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो रही है। संसद और सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य होने लगे हैं। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता के कारण संसद और सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक और विविध अनुवाद की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत सरकार की विधि मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा विधायी खंड, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि प्रशासनिक विधि एवं अनुवाद के क्षेत्र में उपयोगी एवं मानक कार्य हो रहे हैं। प्रशासनिक अनुवाद भाषाओं के बीच जानकारी और संदेश की सही और सुविधाजनक प्रेषण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके मूलभूत अपेक्षाएं में से एक है इसकी सार्थकता। प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य विचारों और जानकारी को एक भाषा से दूसरी भाषा में सार्थकता से प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा के संदर्भित ज्ञान का होना चाहिए। दूसरा है संवादात्मक योग्यता। इसके संवाद देने का योग्यता क्या है? प्रशासनिक अनुवादक को संवादात्मक योग्यता की दिशा में भी कुशल होना चाहिए, क्योंकि वह संदेश को समझने और उसके सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अच्छे से संवाद करने की क्षमता रखते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में संवाद यानी अपना संदेश सही तरीके से पहुंचाने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है सुविधाजनकता। प्रशासनिक अनुवाद का औद्योगिक अर्थ होता है प्राप्तकरण और प्रस्तुतिकरण तकनीकी और प्राधिकृत होना चाहिए। यह सही फॉर्मेट, फॉन्ट और अन्य तकनीकी प्राथमिकताओं का पालन करता है। यह तकनीकी रूप से सभी प्राथमिकताओं का पालन करना जरूरी है। चौथा होता है सुरक्षा। प्रशासनिक अनुवाद में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संदेश गुप्त और सुरक्षित रूप से पहुंचना चाहिए। इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। पांचवें में आता है विशेषज्ञता। विशेष क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि कानून, चिकित्सा, विज्ञान या तकनीकी क्षेत्र। और छठा है सांवादिक समर्थन। प्रशासनिक अनुवादकों को सांवादिक संपर्क की क्षमता रखनी चाहिए, ताकि वे संदेश के स्पष्टीकरण के लिए पूर्वानुमति प्राप्त कर सके। प्रशासनिक अनुवादों के लिए ये मूलभूत अपेक्षाएं हैं। उनके लिए ये मूलभूत अपेक्षाएं हैं जो सफल और प्रभावी अनुवाद की गारंटी होती है, जिससे अशुद्ध या अव्यावसायिक भाषा
से बचा जा सके। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग जानकारों और उनके पाठकों के बीच स्पष्टता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि ज्ञान और जानकारी का सही और सटीक रूप से संवाद किया जा सके। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हम अभी कुछ विषय वस्तु जानेंगे। पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसी भाषा या शब्दांश का संग्रहण है जिसका उपयोग विशेष व्यापार, विज्ञान और अन्य विशेषज्ञता के क्षेत्रों में किया जाता है। यह शब्द और शब्दों का विशेष अर्थों का आवश्यक होता है जो सामान्य भाषा में नहीं पाए जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग सामग्री की सटीक और सुविधाजनक व्याख्या के लिए किया जाता है। उसका ये उपयोग कहाँ किया जाता है? सामग्री की सटीक और सुविधाजनक व्याख्या के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम विज्ञान की बात करें तो अणु एक पारिभाषिक शब्द हो जाता है। सामान्य भाषा में हम इसे एक साधारण चीज के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन विज्ञान में इसका मतलब विशेष रूप से परमाणु की भौतिकी, रसायन विज्ञान से जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली विशेषज्ञता क्षेत्र में लोगों के बीच अद्वितीय भाषा का हिस्सा बन जाती है, जिससे वे अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपयोगकर्ताओं को सही समय पर सही शब्द का उपयोग करने में भी मदद करती है। इसी के साथ ही आज का मेरे यही वाचन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको इससे हमारे पारिभाषिक शब्दावली और प्रशासनिक अनुवाद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।